हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में और आप आई बटन पर क्लिक करके सेल साइकिल देख सकते हैं, क्योंकि हम बैक टू बैक सारे क्लासेस के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर के लगभग क्लासेस हम जूलॉजी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। और ये सेल डिवीजन आप एंड तक बने रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब क्या कर दिए। हाँ, अभी हम पढ़ा रहे थे और लाइट चले जाने की वजह से हमारा वीडियो पूरा बना बनाया बेकार हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी देर तक शूटिंग करने के बाद और लाइट अचानक चला जाता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो पूरा एक एक घंटे आधे आधे घंटे का वीडियो ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस सबको करने में। फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि नहीं मेहनत लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है कि हम मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए तो प्लीज़ चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और अच्छा लगे क्लास तो कमेंट करके बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों को और आगे क्या चीज़ पढ़ना है, जिससे हमको भी लगे कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। बात करेंगे सेल डिवीजन की, तो इसको फर्स्ट टाइम दिया था किसने? फ्लेमिंग ने 1882 में। इस सेल डिवीजन पे यानी कोशिका विभाजन पे जब इन्होंने बात किया तो सबसे ज़्यादा जो मैटर थी इनके डिस्कस में वो थी माइटोसिस के बारे में। तो आप कह सकते हो कि माइटोसिस को डायरेक्टली इन्होंने दिया। अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें तो यह एक स्टेप है सेल साइकिल का ही, उसके बाद कोशिका विभाजन उसी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे है क्या? सेल डिवीजन, जिसको हम हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं, यह दो प्रकार से कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट होने में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आप देख रहे हो कौन कौन स्टेप। पहली जो स्टेप है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी स्टेप है बेटा साइटोकाइनेसिस। हम पूरे अंग्रेज नहीं बनेंगे क्योंकि अंग्रेज की औलाद है नहीं। हिंदी में आप लोगों को सारी टॉपिक डिस्कस करके अच्छे से समझाएंगे और अगर आप लोग अच्छे से पूरे एंड तक बने रहें तो ये दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हमने बोला यहाँ 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है बेटा। एक होता है क्या? ये कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। इस शब्द को अगर हम तोड़ दें 2 भागों में, देखो यहाँ हमने अलग अलग किया है, ये सर्कल बना के हमने अलग किया है ना, तो यहाँ से अगर आप भी सर्कल बना के अलग करें तो ये कैरियो हो गया और इस कैरियो का मतलब होता है कैरियन। क्या होता है? कैरियन होता है। और ये कैरियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस आई मीन केंद्रक। अब केंद्रक में क्या हो रहा है? काइनेसिस, और काइनेसिस का हिंदी अर्थ होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन होता है। और इस विभाजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हो रहा है बेटा। यह है साइटो मीन्स होता है कोशिका यानी कि सेल, साइटो का अर्थ ही होता है सेल, और फिर काइनेसिस मिल गया मतलब सेल में भी विभाजन। यहाँ हम आप लोगों को आगे एक स्टेप पढ़ाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होगी बेटा, जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और इसमें देखा जाता है 2 जगहों पे, एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में। कैसे देखा जाता है? एक जगह पे क्या होता है, ये प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एक जगह पे क्या होता है, ये फरो का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम आप लोगों को बताएंगे कि ये फरो का फॉर्मेशन क्यों हुआ और किस सेल में हुआ, और यहाँ प्लेट का फॉर्मेशन हुआ तो इस कोशिका में क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये किस कोशिका में हुआ। और आपको बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव इंट्रेंस यानी ऑब्जेक्टिव जो इंट्रेंस लिए जाते हैं या एग्जाम लिए जाते हैं वहाँ का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन हुआ करता है टीजीटी का, पीजीटी का, हाई स्कूल इंटर, और फिर आपके बीएससी में, बीएससी का अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो वहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बेटा। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा जो इस क्लास को मिस करेंगे, लेकिन आप लोग शेयर करके दीजिए सबको, लेकिन प्लीज़ शेयर करिए जिससे सबके हाथों में पहुँच सके। कैरियोकाइनेसिस को 4 भागों में बांटा गया है बेटा। ये फर्स्ट पे आता है आपका माइटोसिस, दूसरे पे आता है ए माइटोसिस। ए बायोलॉजी में हमारे अभी आप लोग 11th-12th के बाद सीधे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे होंगे या फिर जो बच्चे 11th में आए होंगे तो उनको बता दें ए फॉर क्या होता है। ए फॉर एब्सेंट होता है और माइटोसिस मतलब होता है विभाजन। बायोलॉजी में ए का मतलब होता है एब्सेंट, हमेशा याद रखना, और माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। जहाँ पे क्या हो, एब्सेंट हो, उसको बोलते हैं अमाइटोसिस। इसके बाद है मियोसिस। मियोसिस को अगर हिंदी शब्द में बोले तो यहाँ होता है अर्धसूत्री विभाजन। कैसा होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। और वहीं पे यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे है समसूत्री विभाजन। देन इसके बाद बात करेंगे बडिंग। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म में आप देखते हो कि बडिंग का केस होता है, आई मीन उसके बॉडी के पार्ट से ही कुछ ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, जैसे गन्ने में देखते हो, फिर आलू में देखते हो।
ये आप सोच रहे हो कि पढ़ा रहे हैं जूलॉजी और सर बात कर रहे हैं गन्ने आलू, तो सेल डिवीजन दोनों में ही देखा जाता है, कॉमन पॉइंट है, इसलिए दोनों को पढ़ना जरूरी है बेटा। आलू में बड कलिका निकलती है, वहां उसको लेके कट करके लगाते हैं और नया बन जाता है, तो सेम केसेस यहाँ बडिंग भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप की। जो हमारी अगली स्टेप है बेटा, ये है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उठाएं माइटोसिस को, भाई वीडियो हो सकता है लंबा हो, तो एक में नहीं, हम दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे मियोसिस को और साइटोकाइनेसिस को, तो 2-3 सीरीज आपको मिलेगी, लेकिन हम पूरा कंप्लीट और एकदम डिटेल नॉलेज आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि वीडियो 1-1, 2-2 घंटे का दे दे जिससे बच्चे तंग होकर भाग जाए हमारे क्लास से। चलो ये देखते हैं माइटोसिस क्या है। माइटोसिस का मतलब होता है समान सूत्रों में विभाजन। जैसे यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे 10 ठो मान लो कोई, ये पेरेंट सेल है, ये क्या हो गया, ये पेरेंट सेल हो गया, और इसके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है वो कितना है, 10 क्रोमोजोम नंबर हो गया इसके अंदर। तो जब ये अपनी डॉटर सेल को बनाएगा, यहाँ पे ये इसके डॉटर सेल हैं, तो 10 इसमें भी होगा और 10 इसमें भी होगा, तो उसी टाइप के विभाजन को बोलते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस देखा कहाँ जाता है, होता कहाँ है, हमने माइटोसिस को समझा, लेकिन ये माइटोसिस देखेंगे कहाँ, भाई हो रहा है, लेकिन ये कैसे होगा और किस में होगा। तो माइटोसिस जान लीजिए कि माइटोसिस दोनों जगह होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। लेकिन अब ये बात आई कि प्लांट में कहाँ होता है और एनिमल में कहाँ होता है, तो ये आप लोग एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट जान लीजिए कि माइटोसिस आई मीन समसूत्री विभाजन जो होता है वो एनिमल के पूरे शरीर की कोशिकाओं में होता है, जिसको सोमैटिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल। ऑल न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल का मतलब अब कहोगे ये क्या हुआ सर, तो ऑल न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल का मतलब होता है शरीर की वो सभी कोशिकाएं जहां पे न्यूक्लियस होता है। अब कहोगे सर न्यूक्लियस कहाँ होता है और न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता है, तो न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता है ये अगर आप हमारे लेक्चर में देख रहे हैं अच्छे से, तो पिछले वीडियो में हमने बताया है, नहीं बताया है तो आप एक बार कमेंट करके हमको बताएं, आंसर हम फिर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ये अंदाजा लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं शरीर की ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जो पार्टिसिपेट, क्योंकि सोमैटिक सेल तो सभी हैं, लेकिन उसमें भी लिखा है कि ऑल न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल। इसका मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जहां न्यूक्लियस नहीं होता है, तो नहीं होता है इसका मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। किसमें नहीं कर रही है, माइटोसिस सेल डिवीजन में। अगर हमारा पिछला लेक्चर देखेंगे सेल साइकिल क्लियर हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि शरीर की जितनी भी हमारी शरीर की पूरी कोशिकाएं हमारे हों, चाहे वो प्लांट के हों, पूरा प्लांट नीचे से जड़ से लेके पूरा पत्ती तने तक जितनी भी पार्ट है सब जगह पे क्या होता है, यही विभाजन होता है, माइटोसिस। लेकिन उसके पुष्प के अंदर जो परागकण होते हैं वहां पे कैसा होता है, वहां मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। जैसे हम लोगों के सेक्स सॉरी हम लोगों के जो सेक्स आर्गन होते हैं, सेक्स आर्गन में क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वहां पे भी यही होता है अर्धसूत्री विभाजन आई मीन मियोसिस। चलते हैं यहाँ पे, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट की होती है, इसमें ऐसी चीजें देखी जाती हैं, माइटोसिस विभाजन। और ये पाए कहाँ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिप ऑफ सूट आई मीन टॉप जो सूट का हो, प्लांट का जो सूट होता है उसके टॉप पे, और टिप ऑफ रूट जड़ के सबसे निचले पार्ट पे, और तने के सबसे ऊपरी पार्ट पे जहां पे ये ग्रोथ कर रहे होते हैं। मान लो ये प्लांट हो गया, ये जिसको एपिकल टिश्यू बोलते हैं, एपिकल टिश्यू, ये प्लांट का एकदम एपेक्स वाला पार्ट, एपेक्स वाला जहां से ऊपर की तरफ भाग रहा है, एपिकल सूट पार्ट हो गया। और नीचे ये क्या हो गया, एपिकल रूट वाला पार्ट। यहाँ तेजी से विभाजन हो रहा था, कोशिका का विभाजन यहाँ दोनों जगहों पे तेजी से हो रहा होता है, इसलिए इसका नाम लिया गया है कि मेरिस्टेमेटिक सेल में ये कोशिका बड़ी तेजी से विभाजन कर रहे होते हैं। अब एक कॉमन सी बात बता दें, जो माइटोसिस डिवीजन होता है बेटा, इसमें एक चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पेरेंट सेल है, ये हो गया पेरेंट सेल, इसके पास हमने बोला कि कितनी, मान लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 46 हैं। तो अब आप ये मत कर देना कि यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ पे भी 46 ही आएंगे और यहाँ पे भी 46 नंबर में क्रोमोसोम जाएंगे। हमारे पूरे शरीर की कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने ही जाते हैं। हमेशा क्या होता है, यहाँ पे एक पेरेंट सेल से, आई मीन ये पेरेंट सेल है, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल का, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का।
अब इसकी बारी आई, इससे भी 2 डॉटर सेल, इसकी बारी आई, इससे भी 2 डॉटर सेल। तो अगर हम पूछ दें कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, नीट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और बीएससी में भी फर्स्ट ईयर में आ सकता है कि ये बताओ कि 4 डॉटर सेल बनाने में, 4 डॉटर सेल बनाने में कितने कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए, कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए, या माइटोसिस डिवीजन कितने चाहिए, बताओ। ये कमेंट करके तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम समझा दे रहे हैं बेटा। यहां पे अब ध्यान दो, ये हुआ एक डिवीजन, ये पहला सेल था, इसने जब पहली बार विभाजन किया तो 2 कोशिका का निर्माण किया, एक हो गया। अब एक यहां पे बना, यानी कि ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल हो गया ना। अब एक बार ये विभाजन करेगा, एक बार इसने विभाजन किया, एक बार विभाजन किया 2 बनाया। अब एक बार ये विभाजन करेगा तो 2 बनाएगा, फिर एक बार ये विभाजन करेगा तो 2 ये बनाएगा। 1 2 3 4 बना लिया डॉटर सेल। और विभाजन कितने हुए, अगर इसको काउंट करना है तो ये काउंट कर लो, सीधे सेल काउंट करना, सीधे सेल काउंट करना, आपको मिल जाएगा 1 2 3। मतलब कितना हुआ कि यहां पे होगा 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। चलो हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं। अब बताओ कि 8 ठो हमको बनाना है, अगर डॉटर सेल 8 डॉटर सेल हमको बनाना है तो कितने होंगे, 8 डॉटर सेल बनाना है तो हमको कितने माइटोटिक डिवीजन देखने होंगे, कितने माइटोटिक डिवीजन। चलो यहां पे हम दिखा देते हैं। अब फिर इससे एक कर दो, ये देखो, इससे भी होगा भाई, हर कोशिकाएं 2-2 ठो विभाजन करेंगी। फिर सेम यहां पे भी कर दो, देखो सारी कोशिकाएं क्या कर रही हैं, विभाजन की। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी कोशिकाएं डॉटर सेल बनी, 8 ठो डॉटर सेल बन गई। लेकिन विभाजन कितना हुआ ये हमको देखना होगा। इस सेल ने कठो विभाजन किया है 1, इससे हुआ 1 1 2 3 4, चौथा विभाजन ये रहा ना, फिर 5, पांचवा विभाजन ये रहा, छठवां विभाजन ये, और ये रहा 7वां विभाजन। ये आप कह सकते हो कि यहां पे कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 डॉटर सेल बनाने में माइटोटिक डिवीजन कितना हुआ, 7 ठो, हमेशा याद रखना। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट में देना कि 512 डॉटर सेल बनाने में कितने माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद आगे का स्टेप देखेंगे। तो बात करेंगे आगे। यहाँ पे जो हमने बोला कि माइटोसिस सेल डिवीजन में हमने बता दिया कि जब भी बनते हैं, क्या बनते हैं कि ये हो गया पेरेंट सेल, ये हो गया पेरेंट सेल, तो इससे इक्वल नंबर में डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। हमेशा क्या होगा, इक्वल नंबर में डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और हमेशा याद रखना कि एक पेरेंट सेल से हमेशा कितने, एक पेरेंट सेल अगर रहेगा तो हमेशा इससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ अगर कोई पूछ देता है कि डिवीजन कितने होंगे, तो एक पेरेंट सेल है तो 1 डिवीजन और 2 डॉटर सेल। अब ये 2 डॉटर सेल को अगर हम यहाँ पे दिखा दिए, ये दोनों डॉटर सेल, तो ये दोनों डॉटर सेल अगेन अगर डिवीजन करेंगे तो ये 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन डिवीजन यहाँ पे कितना होगा, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। चाहे हम सेल के नंबर से 3 कर दें, चाहे हम डिवीजन के नंबर से 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि ये अपना डिवीजन अलग करेगा ना, ये अपना डिवीजन अलग करेगा। तो वैसे ही 3 डिवीजन से बनेंगे 4 डॉटर सेल। क्लियर, यहां तक की लाइन। तो आगे चलते हैं। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। जैसे हमने बोला ये क्या है, इक्वेशनल, यानी इक्वल बात हो रही है ना, समान बात हो रहा है ना। यहाँ पे अगर हमने बोला 10 गुणसूत्र हैं तो 10 यहाँ तक चले आओगे तो यहाँ पे भी 10 ही गुणसूत्र रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज हो रहा है, बराबर जा रहा है। इसलिए यहाँ बोला गया इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट स्टडीड। इसको फर्स्ट टाइम स्टडीड किया गया था W फ्लेमिंग के द्वारा। कब किया गया था, 1882 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, माइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन। ये क्या है,
अब यहाँ पे हमने बोला कि ये चीज़ जो हमने समझाया यहाँ, हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ये कभी चेंज नहीं होता। पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में रहेंगे इज इक्वल टू किसके, डॉटर सेल के। पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा ये इक्वल होगा हमेशा डॉटर सेल के इक्वल ही रहेगा, या फिर इक्वल सेल जो है यहाँ पे डॉटर सेल जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होंगे जितना कि पेरेंट सेल में था। किस विभाजन में? माइटोसिस में। बात करेंगे माइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक। ये कहाँ पे होता है बेटा? ये किसका मेन कैरेक्टर है माइटोसिस? सोमैटिक यानी दैहिक कोशिका या शारीरिक कोशिका या शरीर वाली कोशिका, उसी को बॉडी सेल कहते हैं, उसी को वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। इन विच ईच डॉटर सेल यानी यहाँ पे प्रत्येक डॉटर सेल में, यानी इसकी जो पुत्री कोशिका होती है सब में कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखे रहते हैं एज प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। यानी पेरेंट सेल में जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में यहाँ जाता है। ये लाइन हमेशा याद रखना। 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, 2 डॉटर सेल, यहाँ पे हमने बताया ना 2 डॉटर सेल कितने कोशिकाओं से बने, कितने पेरेंट सेल से बने? एक पेरेंट सेल से। और डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन कितना हुआ? ये माइटोटिक डिवीजन है, एक माइटोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक पेरेंट सेल थे, कितने डॉटर सेल बने? 2 डॉटर सेल बने। तो वही लाइन हमने लिखा है 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड इन 1 माइटोसिस डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के एक माइटोसिस डिवीजन से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इट इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स, या 4 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये रहा टीलोफेज। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलते हैं आगे बात करेंगे। माइटोसिस का जो पहला स्टेप है बेटा प्रोफेज। प्रोफेज में 2 स्टेप फॉलो होते हैं, लेकिन आप लोगों को बेसिकली समझना है सिर्फ प्रोफेज। आप लोग जानते रहिए कि यहाँ पे एक होता है अर्ली स्टेज और एक होता है लेट, यानी कि अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। ये पहले हो जाता है जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे नुमा ऐसे क्रोमेटिन जालिका देखी जाती है, और ये क्रोमेटिन जालिका के पास ही होता है। जैसे हम इस स्टेज को एक जगह दिखा दें कुछ इस ढंग से, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन जालिका ऐसे होती है। यहाँ पे एक होता है न्यूक्लियोलस जो सेल के अंदर होता है। जब हम इस पूरे प्रोफेज की बात करते हैं तो होता क्या है कि इस प्रोफेज में ये वाली जो हमको अवस्था मिलती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ये धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपीयर होने लगता है। इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ये भी क्या होता है, धीरे धीरे ये भी डिसअपीयर होने लगता है। और ये क्या है कि ये धीरे से एक संरचना में फैलने लगता है। इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, क्रोमोसोम बिकम विजिबल। हमने बोला ना ये अवस्थाएं ऐसी होंगी कि धीरे धीरे अपने रूप को लेने लगेंगी और क्रोमोसोम कुछ इस ढंग से ऐसे दिखलाई देने लगेगा। जो धागे नुमा था वो कहीं ना कहीं अब हमको विजिबिलिटी शो होने लगेगा इस प्रोफेज में। फिर क्या है, अब आप कहोगे सर ये प्रोफेज में आते ही ऐसा दिखलाई देने लगा। बेटा ये कोशिका के अंदर पहले तो G1 G2 यस फेज, इस अवस्था में कोशिका के अंदर सारी चीजें मौजूद थी ना। कोशिका में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये धागे नुमा बिखरा हुआ था चारों तरफ। लेकिन प्रोफेज में जब अवस्थाएं पहुंची तो उस समय ये एक रूप लेने लगा, जिसके कारण हमको क्रोमोसोम का संरचना कुछ दिखलाई देने लगा। ये बात होती है। ईच क्रोमोसोम बिगिन टू डिवाइड, और ये शुरू कर देते हैं डिवीजन करना। कौन? क्रोमोसोम अपनी डिवाइड का मतलब ऊपर नीचे की तरफ खींचने शुरू कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड। 2 सिस्टर क्रोमेटिड में, जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कुछ ऐसे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का शुरुआत कर देते हैं फॉर्मेशन का। ठीक है, ये एक थे, इसके पहले आपने देखा होगा कि ऐसे थे, एक थे, और ये धीरे धीरे इसके अंदर डीएनए का नंबर बढ़ा था तो ये खिंचाव शुरू करके अपने आप को 2 में परिवर्तित करने लगते हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं बनाना।
एक तो ये रूप, दूसरा यहाँ से ऐसे हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस ढंग से दो क्रोमेटिड, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये इस ढंग से भी और इस ढंग से भी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्पाइंडल एपर्टस डेवलप। स्पाइंडल एपर्टस डेवलप यानी यहाँ पे जो देख रहा है स्पाइंडल फाइबर, ये क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ये होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पोल होता है, और बीचों बीच जो कोशिका की होती है उसे इक्वेटर बोलते हैं। अब ये पोल से इक्वेटर की तरफ स्पाइंडल फाइबर जाने लगता है, और जाने के बाद यहाँ पे एक प्लेट का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। वो सारे स्टेप आप समझेंगे, चलिए आगे देखते हैं। डेवलप करता है और उसके बाद एट द पोल ऑफ यस्सी का मतलब सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल के पोल से इधर की तरफ एक स्पाइंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। शुरू होगा तो क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये आगे वाले मेटाफेज में पहुंचेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे वही चीज। चलिए रुके रहिए, धीरे धीरे देखिए। फिर न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसएपियर। अब यहां ध्यान देना, ये क्या होते हैं, शुरू कर देते हैं डिसएपियर होना। कौन सी चीजें, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये सब न्यूक्लियस के जितने मटेरियल इधर उधर हैं वो सब धीरे धीरे डिसएपियर होने लगेंगे। और डिसएपियर होंगे तो ये जो अंदर का न्यूक्लियस का मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोला जाता है, ये बाहर की तरफ मिलने लगेगा। किससे मिलने लगेगा, ये जो सेल है, सेल के अंदर जो मटेरियल है, और मिलने लगा तो इसको अब हम कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये डिसएपियर होने लगेगी, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म गेट मिक्स्ड हो जाएगा विथ प्रोटोप्लाज्म। किससे मिक्स्ड हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म से। अब आप कहोगे सर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का ही भाग है। यहां पे हम देख लेते हैं, जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ न्यूक्लियस था ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर, तब भी प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन जो ही यहाँ से ये दोनों के दोनों हट जाएंगे और सब कुछ इसमें मिल जाएगा तो ये तो प्रोटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस का पूरा मटेरियल इसके साथ न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म मिल गया एक दूसरे से और बना लिया प्रोटोप्लाज्म। तो अब हम आगे बात करते हैं बेटा, आगे हम देखेंगे प्रोफेज के बाद मेटाफेज। अब आप इसको नोट करिए जरा, वहाँ पे क्या क्या स्टेप हो रहा था। अब आगे हम बात करेंगे मेटाफेज में। जो माइटोसिस का मेटाफेज अवस्था होता है, यहाँ क्रोमोजोम गेट अटैच्ड, ये जो क्रोमोजोम हैं इनकी बात हो रही है कि ये कहाँ पहुँचेंगे। गेट अटैच्ड टू स्पाइंडल फाइबर, ये स्पाइंडल फाइबर मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, स्पाइंडल, ये हो गया स्पाइंडल फाइबर। ये स्पाइंडल फाइबर अटैच किसको कर रहे हैं, ये क्रोमोजोम से स्पाइंडल फाइबर आके अटैच होंगे, एक इधर से एक इधर से, ऐसे ही अटैच होना शुरू कर देंगे। लेकिन कहाँ पे हो रहे हैं ये देखने वाली बात है। एट द इक्वेटोरियल प्लेट, यहाँ पे इनके बीचों बीच यहाँ एक इक्वेटोरियल प्लेट है, इस पे ये क्रोमोजोम आके व्यवस्थित होता है और उस क्रोमोजोम से ये स्पाइंडल फाइबर जा जाके चिपकना शुरू कर देंगे, अटैच होना शुरू कर देंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे इन मेटाफेज क्रोमोजोम हैज 2 क्रोमैटिड्स। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मेटाफेज अवस्था में 2 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। और जब कुछ इस ढंग से ये दिखलाई देता है तो यहाँ पे इनका होता है क्या, सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ होते हैं काइनेटोकोर। इसको बोला जाता है बेटा काइनेटोकोर, CORE, काइनेटोकोर हो गया, ये हो गया सेंट्रोमियर। अब देखते हैं ये स्पाइंडल फाइबर आके काइनेटोकोर से क्या होगा, अटैच होगा। एक ये इस इधर से स्पाइंडल फाइबर, एक इधर से, और दोनों स्पाइंडल फाइबर इस काइनेटोकोर को पकड़ के अपनी अपनी ओर खींचेंगे। जब ये खींचना शुरू करेंगे तो यहीं बीचों बीच से ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद कुछ इस ढंग से ऐसे जो आप क्रोमोजोम का शेप पढ़ते हैं, शेप पढ़े होंगे आप लोग, तो ये स्पाइंडल फाइबर जब इसको अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो जब इसको खींचना शुरू करता है तो ये शेप यहाँ पे बनने लगता है। देख रहे हो, जब खींचेगा तो कुछ इस ढंग से यहाँ से छूटेगा तो ऐसा शेप, L शेप, V शेप, और कुछ इस ढंग से U शेप, ऐसे ढंग से संरचनाएं दिखलाई देने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे शेप में क्रोमोजोम को लोग बताते हैं। तो इस समय ये खींच के अपनी तरफ करता है।
फिर क्या होता है कि मेटाफेज इज द बेस्ट फेज या बेस्ट स्टेज। यही मेटाफेज की जो अवस्था होती है बेस्ट स्टेज होती है किसके लिए, हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फॉर द काउंटिंग ऑफ क्रोमोजोम नंबर। जो क्रोमोजोम का नंबर होता है इसको काउंट करना हो तो बेस्ट स्टेज कही जाती है कि माइटोसिस की बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेज वाली। मेटाफेज में क्रोमोजोम को हम आसानी से देख लेते हैं और ये अलग हो रहे होते हैं, खिंचा रहे होते हैं स्पाइंडल फाइबर से जुड़ के, इसलिए यहाँ काउंटिंग आसानी से हो जाती है। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। तो चलते हैं आगे, यहाँ एनाफेज की बात करेंगे अब। इन एनाफेज 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे 2 ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देख लेना जरूरी है भाई, देख लेते हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब ये चीजें, ठीक है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम, ऑफ ईच क्रोमोजोम, प्रत्येक क्रोमोजोम की, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, क्लियर है। डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। यहां पे अगर हम बात करें, इसके पहले कुछ हमको इस ढंग से दिखलाई दे रहा था क्रोमोजोम, कुछ इस ढंग से था। ये हो गया बेटा सेंट्रोमियर, इसके यहां पे था काइनेटोकोर, और जब यहां से अटैच हुआ स्पाइंडल फाइबर तो इन दोनों को क्या किया, अपनी तरफ यहां से खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। इधर से जब खींचना शुरू किया तो ये देख रहे हो आप, दोनों इक्वेटर से यानी इस प्लेट से इधर इधर खींच के चले आए। इस स्पाइंडल फाइबर ने अपनी तरफ इसको खींचा और इसने अपनी तरफ खींचा, तो खींच के ये दोनों वहां से हट गए। और हटने की अवस्था में क्या हुआ कि इक्वल पार्ट में कौन चीज डिवाइड हुआ, इस क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है, ये जो सेंट्रोमियर है अभी तक तो 1 था लेकिन अब डिवाइड होके नंबर ऑफ 2 हो गया, हुआ ना। देन अगर हम बात करें सेपरेशन एंड पोलवर्ड मूवमेंट, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, पोलवर्ड क्या होता है, यानी इस पोल की तरफ पोलवर्ड मूवमेंट या सेपरेशन, अलगाव शुरू हो जाता है। कैसा, पोलवर्ड मूवमेंट की जैसा कि एक पोल से दूसरी पोल, आई मीन इस प्लेट से दोनों पोल की तरफ ये जाना शुरू कर देते हैं। ऑफ क्रोमेटिड्स टेक्स प्लेस, इस क्रोमेटिड्स का पोल की तरफ मूवमेंट चालू हो जाता है, इधर से इधर दोनों तरफ। देखो इस वाले स्टेप में आप देखोगे यहां पे चले गए प्लेट से दोनों तरफ, क्लियर है। बाय द शार्टेनिंग ऑफ स्पाइंडल फाइबर, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो स्पाइंडल फाइबर था ये शार्ट होने लगा, खींचने लगा, अपने आप को खींचने लगा और फाइनली डिसअपीयर हो गया या खत्म हो गया, और ये क्रोमोसोम एकत्रित हो गए इधर के किनारे पे और इधर के पोल पे, दोनों पोल पे, सोमैटिक सेल के दोनों पोल साइड पे ये चले गए। एनाफेज की अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 1 क्रोमेटिड्स। अभी तक यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें 2 क्रोमेटिड्स हमारे पास थे, 1 2 यहाँ पे 2 ही काउंट होता है क्योंकि इसको देख के हम बात करते हैं। अभी जब इसने खींच लिया तो अगर हम एक को यहाँ से उठा लें, एक मिटार दे रहे हैं, चलो एक अगर ध्यान दो तो एक ही क्रोमेटिड्स बचा कि नहीं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला मान ले तो एक ही बचा है, यही बात हो रही है। एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द शेप ऑफ क्रोमोसोम, जो इसका यहाँ पे शेप है, इसके बाद जब ये यहाँ से खींच रहा होगा, जब इसको ये खींच रहा था स्पाइंडल फाइबर, तब इसका शेप ऐसा था। तो जो भी शेप की स्टडी होती है वो बेस्ट स्टेज होती है एनाफेज, जहाँ पे हम इसके शेप को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये रहा बेटा एनाफेज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन हम बात करते हैं टीलोफेज की अवस्था। टीलोफेज का मतलब होता है एकदम लास्ट वाली अवस्था पे आ चुका है, टेल एंड पे आ चुका है एकदम दोनों तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड बाय ईआर, भाई ये सेल के अंदर पूरी कहानी चल रही है बेटा, तो इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होगा ना। ये क्या करता है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीफॉर्म, पुनः बनाना शुरू कर देता है, बन जाता है भाई। अगले स्टेप पे क्या हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म गेट सेपरेटेड। भाई जब ये मेम्ब्रेन बन गया तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर आ गया, यहाँ जो साइटोप्लाज्म था इससे, इस साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट हो गया, अलगाव हो गया, अलग हो गया, इसके अंदर हो गया। फॉर्म कहाँ से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। इसके बाद न्यूक्लियोलस रीअपियर, जो अभी हम इसके पहले कहाँ पे
प्रोफेज में देखे थे कि ये डिसअपीयर हो गया था, वो टीलोफेज में आते आते क्या होता है, फिर से रीअपीयर हो जाता है, फिर से बन जाता है। अब बनने के बाद क्या होता है बेटा, यहीं अगर हम यहीं पे अगर हम बात करते हैं, देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो इसमें होगा फरो का फॉर्मेशन। चलिए आगे हम दिखा देंगे इसको, आप लोगों को बताएंगे। साइटोकाइनेसिस के लिए एक हम वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखा देंगे कि उसमें यहाँ पे होगा ऐसे डी, अंदर की तरफ ये क्या होगा, इन्वेजिनेट होगा और यहाँ पे बना लेगा फरो, तो एनिमल सेल में, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा और फाइनली सेल एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन, और दोनों डॉटर सेल के लिए अपना अपना न्यूक्लियस बन गया। और वही प्लांट सेल होगा तो वहाँ पे गाल्गी बॉडी आता है, यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। गाल्गी बॉडी में फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है इसके बीच में, मतलब प्लांट सेल में गाल्गी बॉडी क्या करता है, यहाँ फ्रैग्मोप्लास्ट बनाता है और ये प्लांट का सेल डिवाइड होकर 2 सेल में बढ़ जाता है। तो ये रही बेटा हमारा। तो चलते हैं आगे, ये साइटोकाइनेसिस का स्टेप। हमने माइटोसिस पूरा समझा दिया। अब माइटोसिस के बाद हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। हमने बोला था कि हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, तो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको साइटोकाइनेसिस को देख लीजिए, उसके बाद रहता है मियोसिस, तो हम नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। यहाँ साइटोकाइनेसिस क्या कह रहा है बेटा, साइटो मीन्स सेल और काइनेसिस मतलब विभाजन। ये हो गई एक सेल और इसी को 2 भागों में बांट देना ही, क्योंकि अभी तक हमने न्यूक्लियस को विभाजन, न्यूक्लियस का विभाजन अभी तक हमने इसके पहले किया, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सेल के पूरे विभाजन में। माइटोसिस तक हमने न्यूक्लियस को देख लिया कैसे कैसे बना था। यहाँ हमने बोला था इसके पहले ही क्लास में कि इन प्लांट सेल हमको देखना होगा और इन एनिमल सेल, दोनों जगहों पे हम ये सारी चीजें देखेंगे। अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो यहाँ क्या होता है, 22 सेल प्लेट। ये जो होता है यहाँ पे विभाजन, 22 सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। किसमें, प्लांट सेल में। होता कैसे है, यहाँ जो वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी होते हैं, जो गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स होते हैं, ये परिवर्तित होंगे किसमें, फ्रैग्मोप्लास्ट में। किसमें परिवर्तित होंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट बनाएंगे, जिसको प्रिकर्सर बोला जाता है। यहाँ पे प्रिकर्सर बोला जाएगा प्लांट सेल में। और ये बना लेंगे क्या, सेल प्लेट। कहाँ पे बनाएंगे, बीचों बीच बनाएंगे, वो भी दिखा देंगे, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला ये हो गया प्लांट सेल। इसके बीचों बीच जो गाल्गी बॉडी के वेसिकल्स होते हैं और गाल्गी बॉडी एकत्रित हो जाएंगे और एक जोन का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको बोला जाएगा फ्रैग्मोप्लास्ट जोन। ये फ्रैग्मोप्लास्ट जोन में होगा क्या, सबसे मिडल में होगा गाल्गी बॉडी का वेसिकल्स और इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल्स होंगे, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये एक प्लेट का पूरा निर्माण कर देंगे, जिससे यहाँ पे एक डिवीजन तैयार हो जाएगी और एक तरफ यहाँ पे और एक तरफ यहाँ पे डिवाइड होके 2 प्लांट सेल, दो प्लांट डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा कुछ इस ढंग से। यहाँ पे इसका केंद्रक, यहाँ पे इसका केंद्रक, और डिवीजन होने के बाद कुछ इस ढंग से इसमें और इसमें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कैसा होता है, 22 सेल फरो फॉर्मेशन। याद रखना, बहुत ज्यादा एंट्रेंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेल फरो एनिमल में बनता है और सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट प्लांट सेल में बनता है, जब ये डिवीजन होता है एक सेल की। ये सेल फरो कैसे बनता है, माइक्रोफिलामेंट हेल्प इन सेल फरो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल। यानी कि एनिमल सेल में जब प्लांट सेल का, एनिमल सेल में जब डिवीजन हो रहा होता है, तो माइक्रोफिलामेंट मेन रोल निभाता है इसके फरो के फॉर्मेशन में। होता क्या है कि ये जो पार्ट है यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि इन्वेजिनेट होने लगता है। पीएम लिखे है ना, पीएम का मतलब मोदी जी नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन, अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देगा, बीचों बीच से धंसना शुरू कर देगा, और धंसने के बाद यहाँ पे एक प्लेट बन जाएगी। और ये जो धंस रहा है, इसी स्टेज को बोलते हैं सेल फरो। और ऐसा होने के बाद 2 डॉटर सेल में बन जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को माइटोसिस का चारों स्टेज और उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि आप 1-1, 1.5 घंटे इधर से उधर क्लास लेके मिस करते होंगे, लेकिन ये आधे घंटे 1 घंटे का क्लास लेके आप देखिए, एक एक टॉपिक आपका हर दिन हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।